नमस्कार दोस्तों। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आई एम श्योर कि इसके बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जिसको फेमसली लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि उसके फॉल होने की वजह से पूरे विश्व भर में आप कह सकते हो एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हुआ था। तो क्या ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है जहां पर हम बात कर रहे हैं एवरग्रांडे डेट क्राइसिस की, जो कि चाइना के अंदर एक कंपनी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, क्या इसके क्राइसिस होने की वजह से क्या 2008 का रिपीटिशन हो सकता है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल जानेंगे कि ये क्राइसिस है क्या। आप देख सकते हो जो चाइना का माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, एवरग्रांडे रिलेटेड स्टॉक्स प्लंज एज लिक्विडिटी क्राइसिस डीपेंस। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, सभी कुछ आपको कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर एक कंपनी है एवरग्रांड, एक रियल इस्टेट कंपनी है। मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जैक्टली इसका कारोबार वगैरह क्या है, क्या किस चीज में ये इन्वॉल्व है। लेकिन इस समय अभी क्या हुआ है कि कैश क्रंच की वजह से, कहने का मतलब है कि देखिए कई बार होता है कि कंपनी के पास पैसा होता है लेकिन लिक्विडिटी नहीं होती, कैश नहीं होता, ताकि उसने जो पहले उधार ले रखा है उसको रीपेमेंट करना है। जैसे हमारे देश में आपको याद होगा आईएलएफएस वाला क्राइसिस हुआ था, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिली थी। वैसा ही क्या हुआ है कि ये जो कंपनी है उसको तुरंत बेसिस पर, अभी अर्जेंट बेसिस पर $305 बिलियन ये रीपेमेंट करना है, जिससे उसने उधार लिया था, जो सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, तो उसकी वजह से अभी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ये चाइना की प्रॉपर्टी जायंट है, जैसा मैं आपको बताया कि ये प्रॉपर्टीज वगैरह बनाती है, जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसके अंदर आपका है, और इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तो ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है और इसका जो इंप्लीकेशन है वो चाइना के बॉर्डर के बाहर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना जैसी ह्यूज इकोनॉमिक पावर कंट्री, क्योंकि आज के डेट में चाइना के पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर हो चुका है, आप ये कह सकते हो, तो वहां पर अगर कोई बड़ी कंपनी कोलैप्स होगी तो डेफिनेट सी बात है उसका इंप्लीकेशन बाहर भी हमें देखने को मिल सकता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना होगा कितना नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि ये चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम में रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है इस कंपनी को लेकर। तो चलिए ये कंपनी है क्या। देखिए इसको बनाया गया था 1996 में गुंजाओ में। यहां पर आप देख सकते हो ये चाइना का मैप है और नदन साइड में यहां पर आपको पता होगा जो बीजिंग है उसकी कैपिटल यहां मिलेगी, और गुंजाओ आपको मिलेगा एकदम सदर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हो गुंजाओ है, उसी के पास हांगकांग, मकाओ ये भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर 1996 में इस कंपनी को बनाया गया था एंड इट इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट रियल इस्टेट डेवलपर्स इन चाइना। और इसका जो मेन काम है अगर आप देखिए तो रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज होती है ना इसको वो बिल्ड करते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इनका प्रेजेंट में कारोबार अगर आप देखोगे ना, यू कैन जस्ट इमेजिन 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट, 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स के आप सोच सकते हो, करीब 280 से ज्यादा शहरों में, चाइना के शहरों में फैले हुए हैं। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है आप कह सकते हो। और इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी अलग अलग सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। पहले ये अपने आप को सिर्फ रियल इस्टेट बिजनेस में रखे हुए थे, लेकिन आगे चलकर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, स्पोर्ट्स एंड थीम पार्क्स हो गए, फूड बेवरेजेस बिजनेस हो गया, बॉटल वाटर, ग्रोसरीज, बहुत सारे चीजों में देखने को मिलेगा। और कंपनी के पास एम्प्लॉयज कितने हैं आप देखिए, करीब 2 लाख से ज्यादा, एंड इट जनरेट्स अराउंड 3.8 मिलियन जॉब्स ईच ईयर। हर साल इनडायरेक्टली जो जॉब्स वगैरह क्रिएट होते हैं आप कह सकते हो उतना ज्यादा किया जाता है। 2010 में इनफैक्ट इस कंपनी ने क्या किया था, एक सॉकर टीम खरीदा था, $185 मिलियन का एक बिगेस्ट सॉकर स्कूल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सॉकर स्कूल इस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इनफैक्ट यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि अभी प्रेजेंट में $1.7 बिलियन का लोटस फ्लावर शेप्ड सॉकर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी होगी। इनफैक्ट इसका जो शेयर है वो आपका हांगकांग के अंदर लिस्टेड है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे रिलायंस का शेयर हो गया, अगर आपको वो खरीदना है तो आप कहां जाओगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाओगे या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जाओगे। तो वैसे ही इस कंपनी का जो शेयर है उसको खरीदना है तो हांगकांग के अंदर ये लिस्टेड है, वहां से लिया जा सकता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो पिछले साल इसका जो सेल्स था उसका वैल्यू करीब $110 बिलियन था। तो ये तो हमने कंपनी के बारे में देख लिया। इस कंपनी में अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसा मैंने बताया डेट क्राइसिस है। कहने का मतलब है कि कंपनी लगातार कर्ज लेती रहती है ताकि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जाए। तो जब तक सब चीजें ठीक चल रही होती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर उसको कई बार इतना ज्यादा अमाउंट पेमेंट करना होता है, रीपेमेंट करना होता है, उस समय कई बार अगर पैसा नहीं होता तो वो एक प्रकार से डेट क्राइसिस में कन्वर्ट होते जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि उस कंपनी ने बहुत सारे पैसे बोरो किए थे, अदर प्रोजेक्ट्स में लगा दिए थे, लेकिन अब उसका रीपेमेंट कुछ करना है वो कर नहीं पा रही है। यहां पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने फास्टर रेट पर, बहुत ही कम मार्जिन पर जो अपार्टमेंट्स हैं रेसिडेंशियल, मैंने आपको बताया था, उसने बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब है कि उसने ये सोचा कि बहुत कम प्रॉफिट में मैं क्या करता हूं कि यहां पर अपना जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उसको बेच देते हैं जल्दी जल्दी, और उससे जो पैसा आएगा उससे वापस से कुछ लैंड वगैरह खरीद लेंगे और ये सर्कल में चलता रहेगा। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट पिछले साल क्या हुआ था, एक लेटर लीक हो गया था जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी जो है वो सरकार से मदद मांग रही है ताकि वो अपने कंपनी को कहीं लिस्ट कर सके, कुछ पैसा जुटा सके। और जाहिर सी बात है, इस तरह के जब लेटर किसी भी कंपनी से लीक होते हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में बहुत ज्यादा कंसर्न आ जाता है। तो वो भी कुछ देखने को मिला था, ऑल्दो कंपनी ने कहा था कि नहीं, हमने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है। और यहां पर एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि इस कंपनी ने, जो एवरग्रांडे कंपनी है, प्रॉपर्टी कंपनी है, उसने एक बैंक है वहां पर, गुआंगफा बैंक, ठीक है, उससे कई सारा कर्ज लिया था, पैसा लिया था। अब वो पैसा नहीं दे पा रही थी बैंक को, तो यहां पर बैंक क्या की, एक चाइनीज कोर्ट में चली गई और चाइनीज कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि करीब $20 मिलियन का जो डिपॉजिट है एवरग्रांड इस कंपनी का, उसको फ्रीज कर दो। तो इस कंपनी का पैसा भी फ्रीज किया हुआ था, इसी मतलब जुलाई के महीने में, 1-2 महीने पहले की बात है। अगर मैं टोटल कर्ज की बात करूं, डेट की बात करूं, तो देखिए कई प्रकार के डेट होते हैं। अगर हम इंटरेस्ट बेयरिंग डेट की बात करें, मतलब बार बार इंटरेस्ट जो देना पड़ता है, उसकी वैल्यू 571 बिलियन युआन। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे यूएस डॉलर में तो $89 बिलियन का, ये जून तक का मैं आपको बता रहा हूं। 2020 में बताया जा रहा है कि ये करीब 716 बिलियन युआन था। अगर टोटल लायबिलिटी की बात करें, पूरा जो कर्ज है इस कंपनी का, वो आप देखिए कितना है, जस्ट लुक एट दिस नंबर, 1.97 ट्रिलियन युआन। मतलब कि जो चाइना की जीडीपी है उसका 2% लायबिलिटी अकेले इस कंपनी के पास है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर किसी देश के जीडीपी का 2% अगर कर्ज एक कंपनी के ऊपर होगा तो वो कंपनी कितना ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है। देखिए, कर्ज लेना कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन क्या वो रिपेमेंट कर पा रही है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है यहां पर। इनफैक्ट यहां पर इस कंपनी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया था बहुत सारा कि वो बहुत जगह से कर्ज ले रही थी लगातार, ट्रस्ट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, कमर्शियल पेपर जारी करके, होता है ना कमर्शियल बॉन्ड्स वगैरह जो जारी करते हैं, तो वो सारी चीजें करके भी इस कंपनी लगातार पैसे जुटाते जा रही थी। और इनफैक्ट यहां पर चाइना ने एक काम की भी किया था कि एक कैप लगा दिया था कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन सितंबर 14 में देखिए यहां पर अभी क्या हुआ है, रिसेंट की बात है कि इस कंपनी ने अपना जो एसेट है, इक्विटी है, उसको बेचना चाहा ताकि कुछ पैसे जुटा सके, लेकिन उसका एसेट बिका ही नहीं। जी हाँ, उसका एसेट नहीं बिका और वो फेल हो गई, और इसकी वजह से वो पैसे नहीं जुटा पा रही है, और जिसकी वजह से आज ये आपको क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा कर्ज जो डेट क्राइसिस है ना, वो आप कह सकते हो इस कंपनी का। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन रिस्क में है। जाहिर सी बात है, जो भी इस कंपनी से रिलेटेड होगा, जिसने उसको उधार दिया होगा इस कंपनी को, वो रिस्क में आ जाएगा। जैसे बैंक्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जो होम बायर्स हो गए, जिन्होंने घर खरीदा होगा, पैसे ऑलरेडी दे दिए होंगे एडवांस में, इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने अपना इन्वेस्ट किया होगा पैसा इस कंपनी के अंदर, वो सभी रिस्क में आ जाते हैं अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर कहीं पर ये डिफॉल्ट होता है तो ये साइकिल में चलता जाएगा। देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अपना पैसा नहीं दे पाते हो, इसकी वजह से क्या होगा, दूसरे इन्वेस्टर पैनिक में आएंगे, फिर आपको उनको पेमेंट करना होगा, उनको नहीं कर पाओगे, फिर कोई और आ जाएगा आपसे पेमेंट। तो ये पूरा एक प्रकार से आप साइकिल है ना, वो चलता जाएगा और अल्टीमेटली फिर ये बैंकरप्सी की तरफ बढ़ जाएगी कंपनी, आप कह सकते हैं। 2018 में इनफैक्ट चाइना की सेंट्रल बैंक ने क्लियरली कहा था कि जो एवरग्रांडे जैसी कंपनी है, ये बहुत बड़ा रिस्क रखती हैं देश के फाइनेंशियल सिस्टम को नीचे करने के लिए। ये काफी बड़ा रिस्क है ना कि अगर ये कंपनी, जैसे कि हमारे देश में आपने सुना होगा, सरकार ने, जो आरबीआई है, उन्होंने बोल रखा है कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गए, ये काफी बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क रखते हैं। अगर ये बैंक डूबते हैं तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो ये चीज आपको समझना है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये जो कंपनी है उसने करीब 128 बैंक से, 121 नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी से जो पैसा है वो कर्ज पर लिया हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा बताया जा रहा है उसने चाइना के एक मिनशेंग बैंक है उनसे लिया हुआ है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, वो डॉलर बॉन्ड जो मार्केट है ना, बेसिकली क्या होता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना बॉन्ड वगैरह जारी करते हो, तो ये कंपनी ने बॉन्ड जारी किया होगा और डॉलर लाए होंगे देश के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी इसका 4% एक्सपोजर है, और वहां पर अगर प्रॉब्लम हुआ, मतलब कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाई ये कंपनी, तो एक प्रकार से डिफॉल्ट चालू हो जाएगा जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर भी। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा सिचुएशन खड़ा हो सकता है चाइना के लिए। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाएंगे कि जो इनका शेयर्स है, जो इस कंपनी का शेयर है, मैंने आपको क्या बताया था कि हांगकांग में लिस्टेड है। आप देखिए एक साल के अंदर 80% गिर चुका है इसका शेयर, जस्ट 80% इस कंपनी का शेयर हाईएस्ट आप देख सकते हैं, करीब 25-30 हांगकांग डॉलर के आसपास था, और आज के डेट में ये करीब 2.5 जो है हांगकांग डॉलर हो गया है। तो इतना ज्यादा इस कंपनी का जो वर्थ है, वैल्यू है, वो गिर चुका है।
इनफैक्ट यहां पर यह भी खबर आई थी अभी जस्ट एक हफ्ते पहले 13 सितंबर को करीब 100 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एवरग्रांडे के हेडक्वार्टर पर पहुंच गए थे, शेंजेन में वहां पर मिलेगा, और उन्होंने कहा था कि हमारा जो रिपेमेंट है वो आप कर दो। तो ये लगातार अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस कंपनी के ऊपर और काफी हद तक माना जा रहा है कि ये बैंकरप्ट हो सकती है अनटिल अनलेस देखा जाए कि क्या चाइना की सरकार या किसी न किसी प्रकार से इसको संभाला जा सकता है कि नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा। देखिए वहां की जो माउथ पीस है आपका, मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने यहां पर ये एक आर्टिकल्स वगैरह लिखा था, ये कहा था कि इस कंपनी को सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जो भी उसको जुटाना है पैसा वगैरह वो मार्केट से ही जुटाए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जहां तक विश्व भर में इसके इंपैक्ट की बात है तो वैसे अगर आप देखोगे ना तो लेमन ब्रदर से शायद हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेमन ब्रदर क्या था, वो एक प्रकार का बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक था, ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट करता था। यहां पर ये जो कंपनी है वो एक रियल एस्टेट बिजनेस में, मतलब वो डायरेक्टली जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको बनाती है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। विश्व भर में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे जो कि लिंक थे लेमन ब्रदर से, ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वैसा इस केस में यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर ये कंपनी डूबती है चाइना के अंदर तो चाइना के अंदर तो प्रॉब्लम हो गई, कुछ हद तक आप कह सकते हो बाकी देशों में भी इसका इंपैक्ट आ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा जिसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर कर सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं आगे क्या न्यूज आता है इसके, और भी अगर कुछ खुलासा हो गया, कुछ ऐसा चीज आ गया कि काफी बड़ा एक्सपोजर फाइनेंशियल मार्केट में है इंटरनेशनली, तो वो देखना होगा आगे चलकर। बट अभी के लिए ये जो खबर है चाइना का, ये जो पूरा डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है इस कंपनी से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या आप बता सकते हो कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उसके जस्ट पहले, जो पहला स्टेज हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने के पहले यहां पर कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, क्या बता सकते हो? यहां पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।